हमने अभी तक पढ़ा मुद्रास्फीति व अस्फीति और इसके कारण भी जाने, अर्थ भी जाना और इसके प्रभाव अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ते हैं ये भी पढ़ा। दरअसल इन दोनों के प्रभावों की अगर हम तुलना करें तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, कीन्स का उदाहरण देना चाहूँगी। कीन्स ने अपनी पुस्तक अट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म में मुद्रास्फीति व अस्फीति के आर्थिक प्रभावों की तुलना करके यह बताया है कि दोनों ही हानिकारक होते हैं, लेकिन इसमें अस्फीति ज़्यादा हानिकारक होती है। उनका इस संबंध में कहना है कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण होती है, जबकि अस्फीति अनुपयुक्त व अनुचित होती है। इन दोनों में अस्फीति ज़्यादा खराब मानी जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि एक गरीब संसार में बेरोजगारी बढ़ाना एक स्थिर या नियत आय वाले व्यक्ति को निराश करने की बजाय ज़्यादा बुरा माना जाता है। ये कहना है कीन्स का। अब हम पढ़ते हैं मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण क्यों मानी जाती है। दरअसल इससे ऋणकर्ताओं और बचत करने वालों, वेतनभोगी व्यक्तियों, मजदूरों व उपभोक्ताओं को हानि होती है। अतः यह आर्थिक असमानता को बढ़ाती है। इसमें धनी और धनी हो जाते हैं, गरीब और गरीब हो जाते हैं और शहर और गांव के बीच में एक जो दूरी है वो और बन जाती है। इसलिए ये पहला कारण माना। इसके अलावा ये एक प्रकार का परोक्ष और ये अदृश्य होती है मुद्रास्फीति। सामान्य कीमत स्तर बढ़ने से लोगों की वास्तविक आय घट जाती है। इसके अलावा ये कृत्रिम संपन्नता का आभास देती है कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, विकास हो रहा है, लेकिन वास्तव में मुद्रास्फीति बढ़ती है क्योंकि कीमतों के बढ़ने से ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था में संपन्नता आ गई है, लेकिन वास्तव में ऐसा सही नहीं होता। इसके अलावा सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी, काली अर्थव्यवस्था व कर चोरी को प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए हम मुद्रास्फीति को अन्यायपूर्ण कह सकते हैं। अब बात आती है कि अस्फीति अनुपयुक्त क्यों होती है, ये क्यों बुरी होती है। मुद्रास्फीति के विपरीत होती है अस्फीति। तो अस्फीति में उत्पादकों व व्यापारियों को हानि होती है तथा बेरोजगारी से श्रमिक वर्ग में तकलीफ होती है और ये स्थिति मुद्रास्फीति से भी ज़्यादा बुरी मानी गई है, क्योंकि मुद्रास्फीति तो श्रमिक को उसकी रोटी छीनती है, जबकि अस्फीति उसकी तो पूरी ही रोटी छीन लेती है, ये माना जाता है। इसके अलावा यह उत्पत्ति व आमदनी को घटा देती है, जिससे अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में प्रवेश कर जाती है और जिससे विकास की प्रक्रिया बाधित होती है। इसके अलावा बिना बिका माल गोदामों में भर जाने से निवेश का भाग रुक जाता है और घाटा होने से पूंजी निर्माण नहीं हो पाता अस्फीति की स्थिति में, और फिर अर्थव्यवस्था संकुचन के दौर में प्रवेश कर जाती है और ये एक चक्र बन जाता है और धीरे धीरे सभी व्यापार, उद्योग धंधे, अर्थव्यवस्था अस्फीति की जकड़ में आ जाते हैं। अब बात आती है कि इनको अस्फीति को नियंत्रित करने के क्या उपाय हैं। पहला उपाय है, हमने अभी तक पढ़े इनके क्या कारण हैं, अर्थव्यवस्था पे क्या दुष्प्रभाव होते हैं। तो दरअसल उस स्थिति जब अस्फीति व आर्थिक मंदी को दूर करने के उपाय काम में लिए जाते हैं, तब उनको संस्फीति के उपाय कहा जाता है, रिफ्लेक्शन। ये अतः संस्फीति अस्फीति की समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। ये शब्द आप ध्यान रखिएगा, संस्फीति अस्फीति की समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। इसमें आर्थिक पुनरुत्थान के विभिन्न प्रयास
किए जाते हैं ताकि उत्पादन, रोजगार, आमदनी और ये व्यावसायिक मुनाफे बढ़ें, और करों में कमी हो, ब्याज की दर में कमी हो, व्यापारिक सरकारी व्यय में वृद्धि हो, ये सब कार्य किए जाते हैं। पहली बात, ब्याज की दर को कम करके विनियोग में वृद्धि की जा सकती है, जिससे उत्पादन, रोजगार और आमदनी के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न हो सके अविस्फीति की स्थिति में। दूसरा, करों में कमी करके उत्पादकों के लिए प्रेरणा उत्पन्न की जा सकती है। इसके अलावा निर्यात प्रोत्साहन के उपाय अपनाकर विदेशों में माल की मांग बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा श्रम की उत्पादकता बढ़ाकर माल का उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए श्रम की कार्यकुशलता बढ़ाने के उपाय अपनाए जाते हैं। सार्वजनिक निर्माण के कार्यक्रम संचालित करके रोजगार व आमदनी बढ़ाने के प्रयास करने से अविस्फीति को दूर करने में मदद मिलती है, और सरकार ऐसे प्रयास करती भी है। शुरू से सरकार ऐसा करती है कि सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करे। अंत में, विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों का संतुलित विकास करना भी अविस्फीति की समस्या को हल करने में काफ़ी मदद करता है। यानी कि कृषिगत क्षेत्र व औद्योगिक क्षेत्र का एक साथ विकास किया जाना चाहिए। इसके अलावा पावर, परिवहन, संचार व सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल आदि का तेजी से विकास करने से भी इसमें मदद मिलती है, अविस्फीति कम होती है।